हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम 10वीं साइंस का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका अगला पार्ट लेकर और आपके बीच में है। आज का जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। पढ़ाना चालू करें उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन अपन समझें तो प्रैक्टिकली भी हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देख सकते हैं कि मान लीजिए आप घर पर अपने एक बाल्टी लिया आपने, हैं, एक बाल्टी के अंदर आपने पानी भर लिया, उसको बाल्टी ली, मान लीजिए सपोज़ करें ये इस टाइप से आपने एक बाल्टी ले ली या कोई भी बर्तन ले लिया और इस बर्तन के अंदर आपने पानी भर लिया, यहाँ तक पानी भर लिया, पानी भर के और यहाँ पे कोई चीज़ रख दी, मान लीजिए एक सिक्का आपने यहाँ रख दिया, ये सिक्का आपने यहाँ रख दिया और इस सिक्के को एक सिक्का यहाँ रख दिया और एक सिक्का सपोज़ करेंगे एक और इसके पास में रख दिया, यहाँ पर ये दो सिक्के आपने रख दिए इसके अंदर। करके देख सकते हैं आप लोग। यदि आप यहाँ से ऊपर से देखते हैं, इसको सीधे इसके यहाँ से देखते हैं तो ये सिक्का आपको ऐसे ही नज़र आएगा, जैसा ये पड़ा हुआ है ऐसा ही नज़र आएगा। लेकिन यदि इस सिक्के को आप तिरछा देखते हो, यहाँ से देखते हो तो ये सिक्का आपको ऐसा वैसे ही नज़र आएगा, जैसा आप यहाँ से देख रहे हो यदि, तो ये सिक्का आपको ऐसा कैसे ही नज़र आएगा। लेकिन यदि आप इसको तिरछा देखते हो, इस सिक्के को आप ऐसे देखते हो, मान लीजिए सपोज़ करें आप तिरछा देखते हो, ऐसे इधर से देखते हो तो ये सिक्का जो है वास्तव में आपको ये वाला जो सिक्का है ये यहाँ नहीं और इसकी जगह पे यहाँ पर नज़र आएगा, ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आएगा। ये सिक्का जो है इस प्रकार से नज़र आएगा। ये घटना है। तो इस प्रकार की घटना जो अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं, आप भी देख सकते हो कि यदि एक बाल्टी वगैरह लेके उसके अंदर दो सिक्के डाल के देखें, एक को आप सीधे ऊपर से देखें और एक को आप तिरछा देखें, थोड़ा सा तिरछा जब आप देखते हो उसको तो वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। ये जो घटना होती है इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, इस प्रकार का एक एग्जाम्पल। अब इससे अपन मेन जो इसकी परिभाषा कैसे बनाएं, तो देखिए यहाँ ये पानी है, जल है, हमने कहा ये एक माध्यम है और ये ऊपर ये भी एक माध्यम है। यहाँ क्या है, यहाँ पर हवा है, पानी से ऊपर जो है हवा है और यहाँ पानी भरा हुआ है। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ रही है, तो क्या हो रहा है, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम आ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी दिशा बदल रही है। उसकी दिशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसको कैसे जाना चाहिए और वो कैसे निकल रही है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण चली तो उसको ऐसे सीधे जाना चाहिए लेकिन वो तिरछी नज़र आ रही है। तो अपवर्तन की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या परिभाषा में बोल रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका ये लेयर है, ये वाली लेयर है जहाँ पानी और हवा दोनों मिल रहा है, ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ में ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है। अब यहाँ अपन मान लें कि ये हवा है और नीचे यहाँ मान लिया कि यहाँ पे क्या है, पानी है। तो इस प्रकाश किरण को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये प्रकाश किरण सीधे नहीं निकलते हुए इस तरफ थोड़ी सी झुक जाती है, ऐसे झुकते हुए निकलती है। मान लीजिए यहाँ अगर अपन अभिलंब खींचें इस तल पर, इस टाइप से यदि एक लंब खींचें अपन, अभिलंब जिसको बोलते हैं, जो हमने परावर्तन में भी देखा था, मान लीजिए एन एन डैश ये अभिलंब है। तो सपोज करें आप कि यहाँ हवा है
और नीचे पानी है, दो माध्यम है। तो प्रकाश किरण जब हवा से पानी में आ रही है तो वो क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। तो या तो एक केस ऐसा हो सकता है, या दूसरा केस क्या हो सकता है, सपोज कर लें हम कि ये अभिलंब है, यहाँ पर जो अब हम माध्यम ले रहे हैं वो माध्यम हम ले सकते हैं कांच ले लें और नीचे आपका पानी ले लें, या हवा भी ले लें। चलिए हवा ले लें, यहाँ हवा ले लें। फिर से हम प्रकाश किरण को यहाँ पर आपतित करवाएं, ये आपतित हुई तो होना क्या चाहिए था, इसको सीधे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं निकलते हुए अभिलंब से दूर हट जाती है और ऐसे होके निकलने लग जाती है। तो देखिए ये दोनों जो चित्र हमने बनाए हैं यहाँ पर, कंडीशन किरण को जब इसके ऊपर तल के ऊपर हमने डाला है, ये आपका पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ समझने की कोशिश करना। अब ये परिभाषा आपको क्लियर होगी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये मान लीजिए माध्यम एक है, ये माध्यम दूसरा है। इधर देखें तो ये पहला माध्यम है कांच और ये हवा है दूसरा माध्यम। तो परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं इसकी, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है मतलब इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके और ऐसे आ गई, इस तरफ मुड़ गई। यहाँ पे देखें तो इसको जाना ऐसे चाहिए था डॉट डॉट द्वारा, लेकिन ऐसे नहीं जाके और ये ऐसे इस प्रकार। अपवर्तन की बात कर रहे हैं, तो अपवर्तन में जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ एक बात और आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो प्रकाश किरण सतह पर आपतित होगी वो तिरछी हो। वो क्या हो, तिरछी हो, ऐसी सीधी नहीं। जैसे ये सीधी अगर हम बात कर रहे हैं कि सीधी आ रही है बिल्कुल, इससे यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका सीधा, तो फिर वो सीधी सीधी जाएगी, है ना। तो अपवर्तन के लिए जरूरी है कि प्रकाश किरण जो क्या है सतह पर तिरछी आपतित हो, है। अब इसके अंदर अपन बात करें तो ये आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, ये आपतित किरण है जो इसके ऊपर आ रही है, ये तो हो गई आपकी आपतित किरण। ये आपका अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण आई, और ये किरण आपकी अपवर्तित किरण कहलाएगी। अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण, जैसा हमने उसमें देखा था परावर्तित किरण, तो ये अपवर्तित किरण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण आपका अपवर्तन कोण कहलाएगा। इसको आर से बताते हैं। ऐसे कैसे, इसमें ये आई हो जाएगा और ये आपका आर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि ऐसा होता क्यों है ना। ये तो हमने क्लियर कर दिया कि भाई ये सिक्का ऊपर उठा हुआ दिख रहा है तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन है। फिर हमने बोल लिया कि अपवर्तन क्या होता है वास्तव में, तो हमने उसकी परिभाषा भी बता दिया आपको और पूरा तरीके से आपको समझा दिया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मार्ग से मुड़ जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अब ये बात ये आती है कि अपवर्तन होता क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसके पीछे सीधी सीधी बात यह है कि जो माध्यम होते हैं, अलग अलग माध्यम जो होते हैं, उसमें प्रकाश किरण जो है अलग अलग वेग से चलती है, और अलग अलग वेग से चलने के कारण ही उसकी दिशा बदल जाती है। उसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन उसका दिशा इस तरफ हो जाती है, उसको जाना सीधे सीधे ऐसे चाहिए था लेकिन वो दिशा बदल जाती है। तो कोई पूछता है अपने से कि भाई प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है भाई, तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण हम क्या बता सकते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो किरणें हैं उनकी जो चाल है वो अलग अलग होती है, इसलिए जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। अब यहाँ अपन दो चीज़ और ध्यान कर लें, हाथों हाथ बात कर ही लें उसकी भी, कि यदि हम हवा की बात करें तो पानी के सापेक्ष ये
माध्यम कौन सा है? विरल, और ये आपका सघन। यहाँ बात करें विरल और सघन। यहाँ देखें अपन तो कांच और हवा दोनों की बात कर रहे हैं, तो कांच कौन सा माध्यम है आपका? सघन, और हवा कौन सा माध्यम है? विरल। देखिए यहाँ हवा और पानी लिया, दोनों का कंपैरिजन किया तो हवा विरल है और पानी सघन है। घनत्व की बात करें, हम प्रकाशिक घनत्व की बात करते हैं, लेकिन अभी अपन मास घनत्व से इसको समझें, द्रव्यमान घनत्व से भी समझें, तो भी हम देखेंगे कि हवा विरल है और पानी जो है सघन है। तो जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ दो चीज़ें आप ध्यान रखना कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम में, इस चित्र में देखिए आप, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। ये पहला पॉइंट, ये आपको दिमाग में रखना है। और कारण इसका वही है, क्या कारण बता रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग होगी और उस हिसाब से ये इसका किरण का झुकना डिपेंड करता है। तो पहला आपका विरल माध्यम से जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा इसका उल्टा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से काय में आ रही है, विरल माध्यम में आती है। देखिए इस वाले चित्र में देखें अपन, कांच से काय में आ रही है, हवा में आ रही है। कांच सघन माध्यम, हवा उसके सापेक्ष विरल माध्यम है। सॉरी। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए यहाँ से दूर हट रही है, जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये अलग जा रही है, दूर हट रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दो चीज़ें आपको इसके अंदर अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स बिठाना है कि जब कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के अंदर, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये तो बात हुई आपकी कि किस प्रकार से अपने को यहाँ देखना है कि अपवर्तन क्या होता है और वो किस हिसाब से प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है। अब हम इसका एक और आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर दिया हुआ है कांच की स्लैब का। तो कांच की स्लैब से अपन अपवर्तन को समझने की कोशिश करें कि कांच की स्लैब जो होती है उसमें अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन पूरा मैंने यहाँ शो किया है। जो अपनी आयताकार स्लैब जो है, इस प्रकार की जो स्लैब होती है, इस स्लैब से अपन अपवर्तन किस प्रकार से अपन कर सकते हैं ये आपकी बुक के अंदर बताया हुआ है। तो ये चित्र अपन ने पूरा तैयार किया है, इसको हम प्रैक्टिकली लैब के अंदर भी पूरा इस प्रकार का चित्र जो है ड्राइंग शीट पर अपन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अपन देखें कि ये पूरी कांच के आयताकार जो आपकी सिल्ली है ABCD, ये पूरा आपका स्लैब है कांच का, और इसके अंदर ये आपकी EO क्या है? आपतित किरण है। ये इस पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर आपतित हो रही है। N और N' यहाँ पर क्या है? अभिलंब है। इसको वास्तव में निकल जाना चाहिए, सीधा इस डायरेक्शन में चले जाना था, इसको डॉट डॉट वाला बता रखा है। लेकिन जब ये प्रकाश किरण वायु मतलब वायु और कांच में आ रही है, तो वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, तो ये यहाँ पर झुकती है। तो ये तो इसका हो गया आपतन कोण I1 और ये इसका हो गया अपवर्तन कोण R1। फिर ये यहाँ से अंदर चलती हुई ये प्रकाश किरण O' पर आपतित होती है। O' पर फिर सरफेस है, तो ये अब क्या हो गया? कांच से कहाँ जाएगी? ये वायु में, मतलब कि
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो हमने बताया था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये आपका अभिलंब है। इस अभिलंब से जाना इसको ऐसे चाहिए था, सीधे सीधे ऐसे डॉट डॉट से निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये इससे दूर हट जाती है और OH मार्ग में ये बाहर चली जाती है। तो ये जो आपका है ये वापस इसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये आपतन कोण हो गया इस पृष्ठ के लिए, तो इसको अपन बोल दें I2। और ये पूरा के पूरा कोण क्या हो गया, इसका अपवर्तन कोण हो गया, इसको हम बोल दें R2। तो ये आपका पूरा चित्र इस प्रकार से जो बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आयताकार स्लैब से अपवर्तन। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि यदि आप बात करते हैं कि इसका कि अपवर्तन का रीज़न क्या है, तो रीज़न तो वही आ रहा है कि प्रकाश किरण का जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है तो अपनी दिशा को पलट देती है। यहाँ एक और चीज़ आपको आप देखो यहाँ पर कि यहाँ से जो प्रकाश किरण आई है तो वो मुड़ के और इस तरफ गई, यहाँ पर O' पर आपतित हुई, और यहाँ से जब ये वापस जा रही है बाहर तो ये ठीक EO की दिशा में ही बाहर जा रही है। OH की दिशा और EO की दिशा दोनों समानांतर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बेंड ये यहाँ से कर रहा है, प्रकाश किरण जब वायु से कांच में जा रही है तो ये जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब की ओर जितना झुक रही है, अब कितना झुक रही है देखो अभिलंब की ओर, कि ये पूरा एंगल अगर I1 है तो ये इतना सा इसमें से माइनस कर दें अपन, तो I1 एंगल से अंदर आए। देखना यहाँ थोड़ा सा समझना आप कि ये I1 एंगल है तो ये पूरा एंगल भी I1 होगा, है ना, ये पूरा एंगल भी I1 होगा। तो कितना झुक रही है, तो I1 माइनस R1 झुक रही है, तो I1 माइनस R1 ये झुक रही है। इतना कि इतना झुकाव इसका भी होगा। ये पूरा कितना है आपका, ये पूरा R2 है, R2 में से ये कितना गया I2, तो ये कितना बेंड आ रहा है इसमें R2 माइनस I2, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसको अगर इधर लाते हैं अपन तो I1 प्लस I2 ये भी आपको R1 प्लस R2 होता है। ये इसके अंदर इसका दोनों रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी आपतित प्रकाश की दिशा है वही बाहर जो आपका अपवर्तित होकर जो आखिरी में OH किरण जो निकल रही है उसकी दिशा भी वो ही रहेगी। अब इसमें यह ज़रूरी है कि जो आपका आपतन कोण है उस आपतन कोण की वैल्यू, एक और चीज़ इसके अंदर जो फैक्ट है याद रखने वाला कि जो I है उस I की वैल्यू जो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्योंकि यदि 0 डिग्री से ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे ये आपकी आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो अगर ये इस टाइप से है ना, ये अगर ऐसे हो गई तो 0 डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, और इसको घुमाते हुए लगे तो 90 डिग्री हो जाएगी। तो 0 डिग्री हो जाएगी तो भी वो सीधी सीधी चली जाएगी, है ना, और अगर 90 डिग्री हो गई पूरी के पूरी तो वो इस टाइप से चली जाएगी। तो जो आपका एंगल है I वो आपका 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तभी अपवर्तन आपका होगा, अदरवाइज अपवर्तन नहीं होगा। तो एक बात ये भी आपको अपवर्तन के लिए ध्यान रखना है कि अपवर्तन हमेशा, इसलिए हमने बोला है कि प्रकाश किरण इसके ऊपर तिरछी होना चाहिए। तिरछी जब भी होगी जब I का मान जो है 0 और 90 के बीच होगा, तभी आपका अपवर्तन संभव है, अदरवाइज नहीं। चलिए अब जो है इसके बाद में ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं इसके 2 नियम, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के जो दोनों नियम हैं उसमें जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जैसे ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये आपतन बिंदु है। जैसा कि हमने परावर्तन के जो नियम थे उनको उन्हीं के हिसाब से हमने, पहला नियम इसका भी यही होता है, फर्स्ट लॉ तो वो उसी टाइप से होता है, सिर्फ चेंज क्या हो जाता है, आपका परावर्तित किरण की जगह आपका क्या आ जाता है, अपवर्तित किरण आ जाता है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, है ना। ये पृथक करने वाला जो तल है दोनों माध्यमों को, तो उस तल की बात हम यहाँ करते हैं। तो आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम इसमें स्पेशल होता है जिसको स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, जो सेकंड रूल होता है उसको स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, है ना, ये आपतन कोण है आपकी, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अपवर्तन कोण क्या होगा, साइन आर।
ये एक स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। ये सेकंड नियम। तो पहला नियम आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात मतलब sin i अपॉन sin r एक स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को ही हम आगे जाके बोलते हैं अपवर्तनांक। अब ये एक नया वर्ड आ जाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गए दोनों नियम। दोनों नियम मैंने बता दिए हैं। पहला नियम आपका वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम ये कहता है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। लेकिन ये बात इसमें साथ में जोड़ना है कि ये जो नियम है स्नेल का नियम वो एक निश्चित कलर के लिए होता है और उसमें माध्यम भी दोनों निश्चित होना चाहिए। मतलब चाहे मैं प्रैक्टिकल करूं या आप करें या कोई तीसरा व्यक्ति करे, तो अगर इन दोनों की जा वो निकाल रहा है तो ये दोनों माध्यम एक जैसे ही होना चाहिए। मतलब पहला वायु है तो दूसरा कांच है, तो आपके लिए भी वायु और कांच ही होना चाहिए, है ना। यदि वो प्रकाश किरण की बात कर रहा है, वाइट कलर की बात कर रहा है, सफ़ेद कलर की बात कर रहा है, तो सामने वाले के लिए भी सफ़ेद कलर ही होना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन स्नेल नियम में है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है सेकंड नियम में कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, ये लाइन इसमें डालना पड़ेगी स्टार्टिंग में कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग, जैसा मैंने एक निश्चित रंग की बात कर रहे हो तो उस रंग के लिए, और साथ ही साथ माध्यमों के युग्म के लिए। माध्यमों का जोड़ा भी वही होना चाहिए। वायु या कांच की बात कर रहे हो तो सभी के लिए वायु और कांच, या आप कांच और वायु की बात कर रहे हो तो कांच और वायु की। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सेकंड जो नियम है उसके अंदर ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या कि प्रकाश के निश्चित कलर के लिए वो होता है और जो जिसमें प्रकाश अपवर्तित हो रहे हैं वो दोनों माध्यम भी फिक्स होते हैं, वो जो जोड़ा है वो भी निश्चित होता है, तभी स्नेल का नियम लागू होता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हर एक के लिए sin i अपॉन sin r की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो sin i और sin i अपॉन sin r बराबर स्थिरांक होता है, ये स्नेल का नियम है। लेकिन उसके साथ में ये कंडीशन है, तो जब भी हम स्नेल का नियम लिखें तो उसके साथ में ये चीज़ हमें लगाना पड़ेगी कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। अब जो स्थिरांक होता है उसको मैंने नाम दे दिया कि इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक क्या चीज़ होती है, तो देखो सीधी सीधी बात है कि अपवर्तनांक वाला पूरा एक अलग मैटर है, तो ये वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपवर्तनांक के बारे में बताऊंगा कि अपवर्तनांक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और इसके जो एनसीईआरटी बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। एक छोटा सा वीडियो वो बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो देखा है वो अपवर्तन पे बात करी है, कांच के स्लैब पे बात करी है, अपवर्तन के नियम पे बात करी है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे अपवर्तनांक से, कि अपवर्तनांक किसको कहते हैं और अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए, और कमेंट्स करिए, ज़रूर करिए कमेंट्स, और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आगे मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।